वही इन सब से अनजान अवनी होटल में पहुंच गई थी। जयपुर का यह 5 स्टार होटल महफिल काफी फेमस था। जयपुर घूमने आने वाले लोग यहाँ पर रुकते थे और इसी से होटल की कमाई काफी अच्छी होती थी। होटल की सर्विसेज भी काफी बढ़िया थी। यह लोग घूमने फिरने के लिए टैक्सी और गाइड भी प्रोवाइड करते थे। इसी के कारण टूरिस्ट यहाँ पर रहना ज्यादा प्रेफर करते थे। अवनी यहाँ भी लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ अपना काम पर ध्यान देती थी। अवनी आज भी अपने केबिन की तरफ ही जा रही थी कि रिसेप्शनिस्ट ने उनको रोकते हुए कहा, अवनी मैम, आपको बलराज सर ने अपने केबिन में बुलाया है। यह होटल महफिल इन यशराज सोलंकी का था और बलराज सोलंकी उनका ही बेटा था। यशराज सोलंकी के इंडिया में और भी कई जगह होटल थे, इसलिए उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वह यहाँ पर आए। बलराज सोलंकी के ऊपर उन्होंने इस पूरे होटल की जिम्मेदारी दी हुई थी। बलराज सोलंकी वैसे तो अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी नजर हमेशा अवनी के ऊपर रहती थी। अवनी इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। यही कारण था कि अवनी बलराज सोलंकी से ज्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन वह उनकी एम्प्लॉई थी, इसलिए ज्यादा देर तक टाल भी नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को तैयार करते हुए बलराज सोलंकी के केबिन की तरफ जाने लगी। अवनी जैसे ही केबिन के अंदर पहुंचे, केबिन के अंदर से गुलाबों की खुशबू बाहर तक आ रही थी। पूरे कमरे में गुलाबों की खुशबू वाला रूम फ्रेशन किया हुआ था। कमरे में ताजे फूलों का गुलदस्ता लगाया हुआ था। जब भी कभी बलराज अवनी को बुलाता था, वह इसी तरह की तैयारी करता था। मिस अवनी, प्लीज के इन। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर जाकर खड़ी हो गई। बलराज इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने बिना अवनी की तरफ देखे हुए ही कहा, प्लीज बे सीटेड। अवनी चुपचाप बैठ गई। बलराज ने हल्की नजर से अवनी के चेहरे की तरफ देखा। तब अवनी ने पूछा, मिस्टर सोलंकी, आपको मुझसे कुछ काम था? बलराज ने लैपटॉप को बाजू में रखा और कहा, जी आप तो जानती है कि हमें 2 महीने के बाद 12 जनवरी को होटल खुले हुए पूरे 25 साल हो जाएंगे। तो मेरे डैड यह चाहते हैं कि सिल्वर जुबली की बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हो। बस इसी के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना था। क्या आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकती है? अवनी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जी बिल्कुल सर, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। आप तो जानते हैं कि अगले महीने न्यू ईयर आने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी न्यू ईयर काफी जबरदस्त होने वाला है। इस समय टूरिस्ट की भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है और हम लोग अपने होटल में भी पूरा रॉयल मैनेजमेंट करते हैं, इसीलिए हमारा पूरा स्टाफ इसी काम में लगा हुआ है। बलराज को अवनी की यही बात सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि अपनी कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं करती थी। अवनी और बलराज ने 12 जनवरी को होने वाले फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन किया और कुछ डिस्कशन उन्होंने न्यू ईयर की पार्टी के लिए किया। फिर अवनी वहां से परमिशन लेकर वापस अपने केबिन में चली गई। बलराज कुछ देर तक अवनी को वैसे ही देखता रहा और फिर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ वापस अपना काम शुरू कर दिया। अवनी जैसे ही अपने केबिन में पहुंचे, उसने देखा कि उसकी मां का फोन बार बार बज रहा है। ऑफिस के समय पर वह अपना फोन हमेशा साइलेंट में करती थी। शायद इसी वजह से उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी मां उसे बार बार कॉल कर रही है। बेटा अवनी, तू नहीं जानती कि आज क्या हो गया? वह आस्तीन का सांप वापस आज घर आया था। फोन उठाते ही गायत्री जी ने आज जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें बता दी। अवनी यह सब कुछ खामोशी से सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे याद था कि गजेंद्र सिंह के कारण ही उसकी शादी हड़बड़ी में नागेंद्र से कर दी गई थी। गजेंद्र सिंह अपने बेटे की शादी अवनी से करवाना चाहता था
और उनका बेटा दिलावर सिंह भी इस बात के लिए राजी था। वह तो गायत्री जी थी जिन्होंने इस शादी से साफ इनकार कर दिया था। दिलावर सिंह ने तो गुस्से में आकर यह तक कह दिया था कि वह अवनी को किडनैप करके उसके साथ शादी करेगा। ऐसे समय में गायत्री जी को यही अच्छा लगा कि अवनी की किसी तरह से जल्दी शादी कर दी जाए। ऐसा कुछ करने के बारे में ना सोचे। अवनी तो सुन भी रही है कि मैं क्या कह रही हूं। गायत्री जी की आवाज से अवनी का ध्यान टूटा। अवनी ने अपने हथेली से सर पर हल्का सा दबाव बनाते हुए कहा, मां, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूं। गायत्री जी के फोन रखने के बाद अवनी एक हाथ से अपने सर को पकड़कर कुर्सी में बैठ गई। दरअसल अवनी को पहले से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। जब भी वह टेंशन लेती थी तब उसका आधा सर दर्द करने लगता था। दिलावर सिंह के बारे में सोचते ही उसका सर वापस दर्द करने लगा था। उसने कड़क चाय का ऑर्डर दिया और काम में अपने आप को बिजी करने लगी। गजेंद्र सिंह खुश होते हुए अपनी कार में बैठा था और फोन पर अपने बेटे के साथ बात कर रहा था। फिक्र मत कर, एक में एक दिन वह अवनी तेरी बात मान ही लेगी। उसे अगर तेरी दुल्हन ना बनाया ना तो मेरा भी नाम बदल देना। वह लोग आगे जा ही रहे थे कि बीच में उनकी कार खराब हो गई। अचानक कार रुकने के कारण गजेंद्र सिंह आगे की तरफ झुक गया और उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, दिखाई नहीं दे रहा या पी के आया है? ड्राइवर ने हल्का सा पीछे देखते हुए कहा, माफ करना साहब, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं अभी चेक करता हूं। कहने के बाद ड्राइवर तुरंत नीचे उतर गया। गजेंद्र सिंह ने नीचे देखा तो उसका फोन दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ से छूटने के बाद शायद वह फोन किसी सीट के नीचे चला गया था। गजेंद्र सिंह नीचे झुककर अपना फोन ढूंढने लगे। ड्राइवर ने खिड़की के पास आकर कहा, सर, इंजन गर्म हो गया है, मैं पानी लेकर आता हूं। गजेंद्र सिंह ने शायद उसकी बात सुनी नहीं, क्योंकि वह नीचे जोकर फोन ढूंढने में बिजी था। ड्राइवर वहां से पानी लेने के लिए निकल गया। काफी देर ढूंढने के बाद गजेंद्र सिंह के हाथ में फोन आया। फोन नीचे गिरने की वजह से उनके बेटे का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। गजेंद्र सिंह फोन को देख रहे थे कि वह कहीं खराब तो नहीं हो गया कि तभी कार स्टार्ट हो गई। गजेंद्र सिंह ने ड्राइवर की तरफ देखा तो वह चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। क्या हो गया था कार में? कितनी चाहे महंगी कार ले लो लेकिन परेशानी तो आती ही है। अब यह फोन भी हल्का सा नीचे गिरा था कि खराब हो गया। आजकल चीज अच्छी मिलती ही नहीं है, चाहे कितने भी पैसे डालो। उसने देखा कि ड्राइवर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वह फोन को चालू करने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे लगा कि कार लिमिटेड स्पीड से कई गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। कार की स्पीड अब इतनी हो गई थी कि गजेंद्र सिंह खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर गिर रहे थे। उसने ड्राइवर की तरफ गुस्से में देखा और कहा, अरे क्या कर रहा है? तू मारना चाहता है क्या मुझे? कार की स्पीड कम कर। गजेंद्र सिंह चिल्लाकर ड्राइवर को कार की स्पीड कम करने को कह रहे थे, लेकिन ड्राइवर और भी स्पीड में कार चला रहा था। ड्राइवर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत गुस्से में हो। गजेंद्र सिंह को अब डर लगने लगा था, क्योंकि कार तेजी से पहाड़ी रास्तों की तरफ जाने लगी थी। उसने अपने आसपास देखा और डरते हुए कहा, यह तो कार को किस तरफ ले जा रहा है? तू सुन भी रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? गजेंद्र सिंह का ध्यान खिड़की के बाहर की तरफ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि ड्राइवर वहां पर था ही नहीं। वो कार बिना कोई ड्राइवर के आगे की तरफ जा रही थी। अब कार का बैलेंस बिगड़ रहा था और कार इधर उधर होकर एक तरफ जाने लगी थी।
उधर अवनी कड़क चाय का ऑर्डर देकर अपनी कुर्सी में बैठ गई कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। उसका सर पहले ही दर्द कर रहा था, इसलिए उसने अंदर आने को कहा तो अंदर आने वाली लड़की अवनी की एक दोस्त राजश्री थी। अवनी और राजश्री एक साथ ही पढ़ते थे और काम भी दोनों ने एक साथ ही यहां पर शुरू किया था। राजश्री फ्लोर मैनेजर थी और अवनी की एक अच्छी दोस्त सिर्फ राजश्री ही थी, जिसके साथ अवनी खुलकर बात करती थी। अंदर आते हुए राजश्री ने एक फाइल को टेबल में रखा और सामने की कुर्सी में बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, तेरे चेहरे के 12 क्यों बजे हैं? अवनी ने अपने सर पर उंगली से मसाज करते हुए कहा, क्या बताऊं, यह गजेंद्र अंकल हर दिन कोई ना कोई मुसीबत लाते रहते हैं। राजश्री कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहने लगी, जब तक तेरी लाइफ में वह पनौती बैठा है ना, तब तक कुछ तो कुछ परेशानी तो आती रहेगी। तू सबसे पहले उसे अपनी लाइफ से निकाल, फिर देख तेरी लाइफ की गाड़ी कैसे पटरी पर बढ़ती है। अवनी ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। अवनी को पता था कि राजश्री किसकी बात कर रही है। राजश्री को नागेंद्र बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अवनी उससे बेटर इंसान डिजर्व करती है। राजश्री ने देखा कि अवनी उसे आंखें बनाकर देख रही है, तो उसने अपनी उंगलियों को हिलाते हुए कहा, मानती हूं, वह तेरा पति है, लेकिन मान जा वह किसी काम का नहीं है। जब वह गजेंद्र तेरे घर पर आया और उसने इतनी सारी बातें बताई, वह भी तो मौजूद था ना वहां पर। क्या उसका काम नहीं था कि वह उसे रोके? तू बता, मैं कोई गलत बात कर रही हूं क्या? अवनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एक तरह से तो राजश्री ठीक ही कह रही थी। गजेंद्र ने नागेंद्र के सामने यह सारी बातें कही थी, और यहां तक कि यह भी कहा कि अवनी की शादी उसके बेटे के साथ कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। राजश्री अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकी और टेबल पर अपने हाथ को टिका कर कहने लगी, देख, गलत मत समझना, लेकिन मुझे तो पहले दिन से वह आदमी पसंद नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सावित्री जी इतनी डिसेंट है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी उसके साथ क्यों करवा दी? अवनी एक सेकंड के लिए चुप रही और फिर उसने कहा, तुझे पता है ना कि गजेंद्र अंकल मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। उसे दिन मां मुझे वहां से तेजी से लेकर जा रही थी, और ऐसे में हमारी टक्कर नागेंद्र से हो गई थी। हमारी कार के टकराने के कारण उसके सर में काफी गहरी चोट आ गई थी। वह ठीक तो जल्दी हो गया था, लेकिन उसे मेरे साथ देखकर गजेंद्र अंकल को लगा था कि मां ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी, और वह यह कहकर चला गया कि वो इस बात का बदला लेगा। बस तभी से हम दोनों सिर्फ ऑफिशियल पति पत्नी है। राजश्री थोड़ी बहुत बातें जानती थी, लेकिन अवनी की आखिरी लाइन में उसे हैरान कर दिया। उसने अवनी के और नजदीक जाते हुए पूछा, ऑफिशियल पति पत्नी? तेरे कहने का मतलब है तुम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है? अवनी ने अपनी गर्दन हल्के से ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, हम लोग सिर्फ नाम के पति पत्नी है। सच बात तो यह कि मैंने तो उसे ठीक से देखा तक नहीं है, और ना ही उसने मुझे। साथ में कमरा तो छोड़, हम लोग तो आसपास बैठकर खाना तक नहीं खाते। राजश्री वापस अपनी जगह पर बैठ गई और उसने सोचते हुए पूछा, अवनी, तेरी परेशानी तो मैं समझती हूं, लेकिन वह ऐसे क्यों रह रहा है? मेरे कहने का मतलब यह, तुम लोग उसके बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं? अवनी ने अपनी पीठ कुर्सी पर टिकाते हुए कहा। जब पिताजी ने पूछा तो उसने कहा कि उसे सिर्फ यह याद है कि उसका नाम नागेंद्र है, उसके सिवा उसे कुछ भी याद नहीं है। वह दोनों सहेलियां बातें कर रही थी, लेकिन कोई दरवाजा के बाहर खड़ा होकर यह सब कुछ सुन रहा था।
वह उनका ऑफिस बॉय था जो चाय देने के लिए आया था। लेकिन यह सारी बातें सुनकर वहीं रुक गया था, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए हुए वह वहां से तुरंत बलराज सोलंकी के केबिन में चला गया। वहां दूसरी तरफ गजेंद्र की कार बिना ड्राइवर के इधर से उधर जा रही थी। गजेंद्र ने देखा तो वह कार अब गहरी खाई की तरफ जा रही थी, यह सोचकर कि कुछ ही सेकंड में वह भगवान को प्यार हो जाएगा। गजेंद्र अपनी सीट पर ही बेहोश हो गया। गजेंद्र बेहोश हो गया था, लेकिन कार अभी भी बेकाबू सी आगे बढ़ रही थी। पल पल वहकर खाई के पास पहुंच रही थी। धीरे धीरे वह कार खाई के एकदम नजदीक पहुंच गई और सामने के टायर आगे निकल गए, लेकिन वह कार वहीं अटक गई। गजेंद्र बेहोश हो चुका था कि तभी डाइविंग करके खिड़की में से एक बड़ा सांप बाहर आया। वह 8 से 9 फीट जितना लंबा था। बाहर आकर उसने कार की तरफ देखा और फिर कार के पीछे की तरफ देखा। कार के पीछे एक बड़ा सा नाग बैठा था, जिसकी पूंछ उसे कार के नीचे थी। दरअसल उसे बड़े से सांप ने अपनी पूंछ से कार को रोक दिया था। वह सांप कोई मामूली सांप नहीं, बल्कि एक विशाल 5 फन वाला सांप था। उसने कार को वापस खींचा और फिर एक नॉर्मल साइज के सांप में बदल गया। देखते ही देखते उसने एक इंसान का रूप ले लिया। वह सांप जो कार की खिड़की से बाहर आया था, वह अब उसके सामने आया और वह भी एक इंसान में बदल गया। वह सब कोई और नहीं, नागेंद्र था। नागेंद्र की आंखें झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से के मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे। वह परेशान था कि वह उनके नाग गुरु को क्या जवाब देगा। वह इस बात से गुस्सा था कि वह इंसान बच गया था, जिसे वह मारने की कोशिश कर रहा था। चक्र, ये आप क्या करने का प्रयास कर रहे थे? जब आप मनुष्य लोक आना चाहते थे, उसी वक्त हमने आपको यह सूचना दे दी थी कि आप किसी भी मनुष्य का वध नहीं करेंगे। नागेंद्र ने गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ करना गुरुजी, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। लेकिन आपको नहीं पता इसने क्या क्या नहीं कहा था, फिर भी मैंने कोई गुस्सा नहीं किया। आप जानते हैं ना कि हमने आपको नागेंद्र नाम क्यों दिया है। आप नागों में श्रेष्ठ है और इसीलिए हमने आपको नागेंद्र नाम दिया है। परंतु मुझे लगता है कि आप इन सब सांसारिक बातों में अपना मूल उद्देश्य भूल गए हैं। नागेंद्र का असली नाम चक्र था और वह नागलोक में इसी नाम से जाना जाता था। उनकी लोक में सर्व नागों में श्रेष्ठ होने की वजह से उन्हें नागों में इंद्र यानी कि नागेंद्र नाम दिया गया था। नागेंद्र अपने गुरु की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे चुप देखकर उनके गुरु ने कहा, चक्र, आपको सर्वप्रथम अपने उस कार्य को समाप्त करना है। तत्पश्चात आपको क्या करना है आपको ज्ञात है ना? नागेंद्र ने सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाया। गुरुजी ने उस कार में सोए हुए गजेंद्र की तरफ देखा और फिर नागेंद्र की तरफ देखकर कहा, इस पुरुष को अपने स्थान पर रखकर आओ। आपकी वजह से किसी को भी आपकी सक्षमताओं के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है वह कार्य अपूर्ण ही रह जाएगा। नागेंद्र ने फिर से सिर्फ अपना सर ही हिलाया। इतना कहकर गुरुदेव ने अपने पास से एक नीले रंग का डायमंड निकाला और उसे नागेंद्र के हाथ में देते हुए कहा, जिस कार्य को करने में आपको विलंब हो रहा है उसमें तुम्हारी सहायता हमारा नागवंश के अनुयायी कर सकते हैं। उन्हें इस मणि के दर्शन करा देना और वह तुम्हारी सहायता करेंगे। नागेंद्र ने उस डायमंड को अपने हाथ में लिया और उसे घुमा घुमाकर देखने लगा। वो नीले रंग का डायमंड का आकार मुश्किल से 3 से 4 इंच का होगा। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसमें कुछ तो खास बात है। उसमें एक अजीब सा आकर्षक दिखाई दे रहा था। उसे देखने के बाद नागेंद्र ने गुरुदेव की तरफ देखा और पूछा, लेकिन मैं उन अनुयायियों को ढूंढूंगा कैसे?
गुरुदेव ने उस डायमंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, चक्र, यह एक नीलमणि है और यही आपकी सहायता करेगा। परंतु अभी उसमें समय शेष है, जब भी समय आएगा यह नीलमणि आपको सूचित कर देगा। इस समय आप इस मनुष्य को अपने स्थान पर रख कर आ जाइए, अन्यथा आप मुसीबत में आ सकते हैं। गुरुदेव इतना कहकर वहां से चले गए, लेकिन नागेंद्र अभी भी वहीं खड़ा था। उसका दिल कर रहा था कि वह उसे कार से नीचे धकेल दे, लेकिन जैसा कि गुरुदेव ने कहा था, वह किसी को मार नहीं सकता था। मारना तो छोड़ो, किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी शक्तियां बाहर आ जाएगी। नागेंद्र के गुरुजी ने उसे चमत्कारी नीलमणि सौंपी, जो न केवल असीम शक्तियों का स्रोत थी, बल्कि नागलोक के श्राप को खत्म करने की कुंजी भी थी। नीलमणि के माध्यम से नागेंद्र को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्गदर्शन मिल सकता था, लेकिन इस शक्ति के साथ एक शर्त भी थी, नीलमणि का उपयोग केवल न्याय और धर्म के लिए ही हो सकता था। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो न केवल नागेंद्र अपनी शक्तियां खो देगा, बल्कि नागलोक भी हमेशा के लिए नष्ट हो सकता था। नागलोक पर वर्षों पहले एक ऋषि ने श्राप दिया था कि क्योंकि नागों के एक समूह ने अपने अहंकार में नियमों को तोड़ा था, वहां के नाग अपनी शक्तियां खो देंगे और उनकी संतानें अमरत्व से वंचित हो जाएंगी। इस श्राप को तोड़ने के लिए नागेंद्र को इंसानी रूप में धरती पर आकर किसी सच्चे प्रेम को साबित करना था। उधर अवनी के परिवार पर हवेली के मैनेजर गजेंद्र का खतरा मंडरा रहा था। अगली बार गजेंद्र ने जालसाजी करके हवेली के नए कागजात बनवाकर हवेली अपने नाम करनी चाहिए। तभी नागेंद्र ने नीलमणि का उपयोग कर गजेंद्र की साजिशों का पर्दाफाश किया और उन कागजातों में जो लिखा था उसका उलट लिखा होने पर गजेंद्र घबरा गया और वहां से चला गया। नागेंद्र अभी भी शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे अवनी को महसूस हुआ कि जैसे उसकी सारी मुसीबतें खत्म होती जा रही थी, वह अब नागेंद्र के शांत स्वभाव की ओर खिंचती चली जा रही थी। उधर गजेंद्र ने अवनी को अगवा करने की योजना बनाई। नागेंद्र ने इस बार अपनी नाग शक्ति का उपयोग कर गजेंद्र को रोक दिया। इस बार गजेंद्र नागेंद्र के वास्तविक रूप को देखकर भयभीत हो गया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय नीलमणि की दिव्य शक्ति ने उसे मूर्त रूप में बदल दिया। गजेंद्र और उसके बेटे का अंत हो गया। गजेंद्र के विनाश के समय अवनी ने नागेंद्र को उसकी नाग शक्ति में देखा। यह उसके लिए एक झटका था। उसे पता चला कि नागेंद्र वही नाग है जिससे उसकी बचपन में शादी हुई थी। अवनी ने शुरुआत में इसे स्वीकार नहीं किया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका जीवन इतना असामान्य और रहस्यमय हो सकता है। नागेंद्र ने उसे सारी सच्चाई बताई, श्राप, नीलमणि और नागलोक को बचाने के उसके मकसद की कहानी। उसने कहा, मैंने यह सब केवल तुम्हारे और नागलोक के लिए किया। अवनी के मन में अब भी ढेरों सवाल थे। एक नाग और एक मनुष्य का मिलन कैसे हो सकता है, और मेरे वो सपने। गुरुजी ने बताया कि अवनी की आत्मा का नागलोक से गहरा जुड़ाव था। उसने पिछले जन्म में नागलोक के देवता की सेवा की थी। उसकी आत्मा ने नागलोक की पीड़ा को महसूस किया था। यही वजह थी कि उसके सपनों में नाग और नागलोक की छवियां बार बार उभरती थी। नागेंद्र ने कहा, अगर तुम मुझे अस्वीकार करोगी तो मैं वापस नागलोक चला जाऊंगा। अवनी को नागेंद्र की ईमानदारी और त्याग समझ में आने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नागेंद्र ने उसके परिवार और उसकी रक्षा के लिए कितना कुछ किया। नागलोक का श्राप समाप्त। गुरुजी ने बताया था कि श्राप तभी समाप्त होगा जब नागेंद्र और अवनी का रिश्ता सच्चे प्रेम का प्रतीक बन जाएगा। अवनी ने नागेंद्र के प्रति अपने प्यार को स्वीकार किया। नागलोक में वर्षों से खोई हुई शक्तियां वापस आ गईं। नीलमणि ने एक दिव्य प्रकाश के साथ नागलोक के श्राप को समाप्त होने की घोषणा की। नागलोक का श्राप समाप्त होने के बाद नागलोक ने नागेंद्र को वापस बुलाया। गुरुजी ने उसे विकल्प दिया। वह नागलोक लौटकर अपने समुदाय के साथ रह सकता है,
या वह अपनी नाग शक्तियों को त्याग कर मानव बन सकता है और अवनी के साथ रह सकता है। नागेंद्र ने अवनी को चुना। उसने कहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब मैं अपने प्रेम के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूं। गुरुजी ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया। नागेंद्र ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और एक साधारण इंसान बन गया। अवनी और नागेंद्र ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। नागेंद्र ने नीलमणि को गुरुजी को लौटा दिया ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके।